बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी स्पेशल बैच उड़ान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके लिए बहुत सारा 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो लगभग आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग हर ऑप्शन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ जब बताते हैं तो वही 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपका लगभग 150 से 200 क्वेश्चन में बदल जाता है, क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है वो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सभी को अच्छे से पढ़िएगा अगर, तो हम लोग का इतना ही कहना होता है कि बस इतना डेली पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप इन सभी ऑप्शन को और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी सेशन की शुरुआत करने के लिए हम लोग सालों मिस को बुलाते हैं। मिस, आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से क्या सही है। और देखिएगा ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखिएगा नहीं सॉरी, ये ज्योग्राफी का है आपका। उत्तरी गोलार्ध में जल। अब देखो गोलार्ध क्या होता है, पहले तो ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, गोलार्ध मतलब गोला और आधा भाग। तो अगर हम अपने पृथ्वी को देखते हैं तो लगभग पृथ्वी इस साइड इस शेप का है ना। और जब हम इसको दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका क्या, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। जब आप इंडियन मैप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपका एशिया है, ठीक है, यूरोप है, यहाँ पे आपका ऐसे अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका। मतलब आप क्या देखोगे ना कि ऊपर जो उत्तरी वाला एरिया है उसमें मैक्सिमम क्या है, कॉन्टिनेंट है, और नीचे वाला जो एरिया है उसमें मैक्सिमम क्या है, पानी है, महासागर है। ठीक है, पहले आप इतना समझो तभी वो समझ में आएगा। क्या हम लोग देखें कि पृथ्वी पूरा गोल है और जब इस गोल को हम लोग क्या किए, आधे भाग में बांट दिए तो ये क्या बन गया, गोला का आधा भाग मीन्स गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आपका मैक्सिमम द्वीप दिखेगा, कॉन्टिनेंट दिखेगा, और नीचे वाले में मैक्सिमम पानी दिखेगा, सागर दिखेगा, महासागर दिखेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे। तो उत्तरी गोलार्ध में जल, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जल जल कितना होगा। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखें कि उत्तरी गोलार्ध में पानी कम है और दक्षिणी गोलार्ध में पानी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे बता रहा है उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है, तो लगभग 61%, जो आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना है, 81%। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भू क्षेत्रफल तथा जल का अनुपात, भू क्षेत्रफल तथा जल का अनुपात कितना है, 3:7। देखो हम लोग देखें कि कॉन्टिनेंट कम है और आपका पानी का मात्रा क्या है, ज़्यादा। ठीक है, मतलब अगर पूरा 100% है तो उसमें 30% क्या है, भूमि है, और 70% क्या है, तो ये है आपका पानी। ठीक है, ज़्यादा पानी ही है। और जब आप इसको कट करोगे तो देखो क्या निकला, 3:7। मतलब इतने रेशियो में ही हमारे पृथ्वी पर क्या है, तो भूमि है और आपका जल है। ठीक है, आगे आना। पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इस चीज़ को आप याद रखना कि जब आप अर्थ के अंदर जाने लगोगे ना तो हर 32 मीटर पे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। मतलब नीचे जाने पे गर्मी आएगा, ऊपर जाने पे क्या होगा, ठंडा आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आप लगाना ऑप्शन नंबर ई, और क्या हो जाएगा, ऑल इज करेक्ट। ठीक है, सारा क्या है, सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है। किसका, क्रांतिकारी का। तो जब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत तो उसमें क्या था, 2 गुट में बटा हुआ था। एक था आपका नरम दल, एक था आपका गरम दल, और गरम दल वाला ही क्या कहलाता था, वो कहलाता था आपका क्रांतिकारी। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब क्या थे, तो ये थे आपके क्रांतिकारी। देखिए क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को। किसको कहा जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और भी ऑप्शन दीजिएगा आपको। देखिए आपका ऑप्शन भी इसी तरह से लिया जाता है ताकि एक क्वेश्चन तो उससे निकल ही जाए। देखना ऑप्शन नंबर 2, वैलेंटाइन सिरोल। कौन था, नाम से तो लग रहा है कि अंग्रेज था, और ये क्या था, तो ये ना बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला था, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, क्या बोला था, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक बोला था। किसको बोला था, तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है,
किसको बोला था? बाल गंगाधर तिलक को। और इस वजह से बाल गंगाधर तिलक क्या किए थे? इस पर डिफेमेशन का केस भी किए थे, ठीक है। मानहानि का केस भी बाल गंगाधर तिलक किस पे किए थे? यही वैलेंटाइन सिरोल पे। आगे दिखेगा विट्ठल भाई पटेल, नाम से लग रहा है कि भारतीय ही होगा, तो जी हाँ भारतीय ही था। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके थे, हम लोग जानते हैं कि वो जो बम था किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं था, वो ऐसा बम था बस लोगों का क्या करे तो अट्रैक्शन ले सके, जो अपना बात बोलना चाहते थे वो लोग ध्यान से सुन सके, उस टाइप का ही बम था, ठीक है। तो जब असेंबली में बम फेंका गया था उस समय उस असेंबली का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विट्ठल भाई पटेल। और कब? तो जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या किए थे? तो यहाँ पे बम फेंके थे असेंबली में। नेक्स्ट आना गोपाल कृष्ण गोखले, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इनका डेथ कब हुआ था? 1915 में ही। और सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? तो ये भी क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। नंबर 3 पे आना, दूरदृष्टि दोष के बारे में क्या सत्य है? कल हम लोग निकट दृष्टि दोष वाले में देखे थे, आज देखते हैं दूरदृष्टि दोष। तो देखना पहले, निकट में क्या होता है ना कि निकट में दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। चलिए आइएगा, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लेंस की गोलाई कम हो जाती है। तो जी हाँ, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस का गोलाई कम हो जाता है, और वहाँ पे निकट में क्या होता है? गोलाई ही बढ़ जाता है। और देखना, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तो ये सही है। और आपका निकट वाले में क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या होता है? लेंस का क्षमता घट जाता है, और प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बन जाता है। हम लोग देखे थे निकट वाले में कि क्या हुआ था, इस टाइप से अगर आपका आँख है तो जो निकट दृष्टि दोष था उसमें क्या होता है ना कि फिगर, ये क्या हुआ आपका रेटिना, तो फिगर यहाँ पे बनता था, तो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। और जब फिगर यहीं पे बन गया तो क्या कहलाया? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा, पिछले वाले क्लास में हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि दूर दृष्टि दोष को ख़त्म करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, कौन सा लेंस का यूज होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई। और क्या हो जाएगा कि सभी क्या है? सभी आपका सही है, ठीक है। चलो आना क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा लेंस लगाने पे दूर दृष्टि दोष सही हो जाएगा। निम्न में से क्या सही है? देखना, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। आप ऐसे देखना कि इस तरह से आपका साइंस का देखिएगा 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे ही हो गया, मतलब पूरे दूरदृष्टि दोष के बारे में। और यहाँ से देखना आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा साइंस का। क्या बोल रहा है? बर्फ़ को पिघलाने से रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जिलेटिन प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे चुनना क्या है? सही को। तो जी हाँ, ये सही है कि बर्फ़ को पिघलाने से रोकने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो ये यूज होता है कौन सा? तो जिलेटिन। और देखना, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है यूरिया, ठीक है, ये भी आपका सही है। और देखना, यूरिया में 46% क्या होता है? तो ये होता है आपका नाइट्रोजन। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, और ये भी आपका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर को जो संकेतिक जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? Ag। और वहीं अगर बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का होता है Au, ठीक है। तो AgCl को क्या कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर। क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। और ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। और क्या? तो ऑल करेक्ट। अब देखो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन निकला कि नहीं। ऐसा पूछ सकता है कि बताओ किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को। बताओ यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46%। प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बनाया गया? तो यूरिया बनाया गया। और बर्फ़ को पिघलाने से रोकने के लिए क्या यूज होता है? तो ये हो जाएगा आपका जिलेटिन। नेक्स्ट में आना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अब गौतम बुद्ध कौन थे? तो देखिएगा इनके बारे में थोड़ा, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो देखना यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के क्या थे? तो ये थे आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक। और महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो वो आपके जैन धर्म के संस्थापक थे, और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। देखिएगा, तो बात करते हैं 2 गुरु थे इनके, कौन कौन से? तो पहले तो थे आपके अलाड़ कलाम,
ठीक है। पहले गुरु कौन थे? ये थे आपके अलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे? तो ये थे आपके रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। जो दूसरे गुरु थे इससे इनसे किस चीज़ का शिक्षा लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका योग दर्शन का, योग दर्शन का। और जो पहले वाले थे इनसे सांख्य दर्शन का। देखो उस समय क्या होता था ना कि पढ़ाई के लिए आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आज की तरह कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था। उस समय वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन का ही शिक्षा लिया जाता था। तो जो ये क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। और उनसे शिक्षा के बारे में ही पूछता है। देखना ऑप्शन नंबर सी, आनंद। तो आनंद कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने सूत पिटक, किसका? तो सूत पिटक का संकलन किया था। अब देखो संकलन में और रचना में अंतर होता है। तो क्या होता है? तो रचना क्या हुआ कि मेरे दिमाग में कुछ आया, हम वो लिख दिए, वो क्या हो गया? रचना। लेकिन संकलन क्या हो गया कि हम किसी की बातों को सुने, उसके बाद से इंस्पायर हुए, उसका बात हमको सही लगा, हम क्या चाहते हैं कि वो बात पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचे। तो उस बात को हम क्या करेंगे? सोच करके, याद करके, किसी और से पूछ करके क्या करेंगे? उसको लिखेंगे, उसको जमा करेंगे, दैट इज संकलन, ठीक है। आगे आइएगा उपाली। तो ये कौन था? ये भी आपके गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे और इन्होंने भी रचना की थी। किस चीज़ की? तो देखिएगा विनय पिटक की, ठीक है। विनय पिटक की हम लोग जानते हैं कि ये आपका बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है ना, हम लोग देखे थे क्या होता है? त्रिपिटक। उसमें से एक पिटक तो हो गया, त्रि मतलब 3, उसमें से एक तो हो गया आपका सूत पिटक, दूसरा हो गया आपका विनय पिटक, और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा होता है आपका अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक। चलिए यहाँ से हम लोग बहुत क्वेश्चन देख लिए। देखो कभी ये भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध की बातों का संकलन किस में किया गया? तो सूत पिटक में, जो आनंद के द्वारा लिखा गया। दूसरा बौद्ध विहार में, जहाँ पे आपके बौद्ध भिक्षु रुकते थे, तो बौद्ध विहार में जो नियम होता था, जो अनुशासन होता था, उसका चर्चा किस में किया गया है? तो विनय पिटक में। और बौद्ध लोगों के बारे में जो दर्शन है वो किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है अभिधम पिटक में। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्न में से कौन मोहम्मद गजनबी के दरबार में था? ठीक है। अब देखो क्या है, गजनबी कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत पर, यहाँ से देखना 2-4 क्वेश्चन। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कौन किया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, ईरानियों के द्वारा। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण तो किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। वही बात करते हैं, देखो ये यूनानी में ही कौन आया था? तो ये आया था आपका सिकंदर। कौन आया था? तो ये आया था आपका सिकंदर। वही बात करते हैं, भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी कौन किया था? सफल। तो ये किया था आपका 712 ईस्वी में। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था आपका कौन? तुर्क। और तुर्क में भी पहले तो आया था आपका सुबुक्तगीन, ठीक है, पहले कौन आया था? सुबुक्तगीन। लेकिन सबसे ज़्यादा सफल आक्रमण कौन किया था? तो ये किया था आपका मोहम्मद गजनबी। कौन किया था? मोहम्मद गजनबी। और तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी जो आकर के भारत में क्या किया? बस गया, ठीक है, वो कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। हम लोग देखे थे। इसी के बाद क्या होता है? तो गुलाम वंश का भारत में क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है। और किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि निम्न में से कौन मोहम्मद गजनबी के दरबार में था? मोहम्मद गजनबी दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखिएगा क्या देख रहे थे? मोहम्मद गजनबी, है ना। तो इसके टाइम पीरियड में कौन, उसके दरबार में कौन था? तो एक चीज़ देखिएगा कि जितना भी आक्रमणकारी आता था ना, वो क्या करता था? कुछ लेखक को लेके आता था, ताकि वो जहाँ जा रहा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। मेरे बारे में मीन्स कि जो आक्रमणकारी है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे और उसके बारे में अच्छी बातों को लिखे, ताकि इतिहास में उसको जाने। तो हम लोग भी वैसे ही जाने ना, चूँकि इसके बारे में लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इनमें से कौन मोहम्मद गजनबी के दरबार में था? तो देखना अल-बरूनी था, ठीक है, अल-बरूनी था, फिरदौसी था, उतबी था और आपका फर्रुखी ये भी था। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। और ये चारों क्या था? लेखक था। अल-बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बुक लिखा था? तो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और इसी को क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद।
नंबर सेकंड पे आना फिरदौसी, इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? शाहनामा, ठीक है। उतबी के द्वारा तो किताब उल यामिनी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और ये सब किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ कहाँ आया था? भारत आया था। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल। चलिए इसको याद रखिएगा। आते हैं आगे, देखिएगा भारत किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम नहीं है? पहले तो भारत किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम है? तो सबसे पहले दूध, ठीक है। भारत आपका दुग्ध उत्पादन में प्रथम है और पूरे वर्ल्ड में कितना? तो 24% भारत में उत्पादन होता है। और अगर भारत में भी बात करें तो भारत में भी कहाँ? तो भारत में सबसे ज़्यादा यूपी, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में होता है। देखना यहाँ पे भारत किस चीज़ के उत्पादन में प्रथम नहीं है? तो चाय में नहीं है, ठीक है। चाय के उत्पादन में कौन प्रथम है? तो चाय के उत्पादन में प्रथम कौन है? तो ये हो जाएगा आपका चीन। बाकी क्या हो जाएगा? गन्ना, ज्वार, मूंगा, ठीक है। मूंग जो होता है इसके उत्पादन में कौन प्रथम है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा कौन सी योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? योजना मतलब देखो क्या हुआ था ना कि जब आपके जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री। तो एक योजना का स्टार्ट किए थे जिसका नाम क्या था? योजना आयोग, ठीक है। और इसका स्थापना कब करवाए थे? तो 15 मार्च 1950 को। कब करवाए थे? 15 मार्च 1950। और क्या कहना था कि जो भी सरकार आता है कितने साल के लिए आता है? 5 साल के लिए। तो जैसे ही आएगा वो योजना बनाएगा कि उसको 5 साल में ये काम करना है और फिर डेटा देखा जाता था कि वो काम कितना सफल हुआ और कितना असफल हुआ, ठीक है। तो 15 मार्च 1905 को योजना आयोग का स्थापना हुआ और योजना आयोग का हमेशा से हमेशा अध्यक्ष कौन होता था? तो ये क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री। तो बताना कि सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये हो जाएगा कौन? तो नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। वहीं इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ये हो जाएगा। लेकिन यही मोदी जी क्या किए कि आने के बाद योजना आयोग को ख़त्म कर दिए और इसके जगह पर किसके जगह पर? तो योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को किसका? तो नीति आयोग का क्या किए? तो स्थापना करवाई, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब देखो क्या है, कौन सी योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो देखो ये जो आपका पहला पंचवर्षीय योजना था, ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब पहली योजना जो थी कौन से मॉडल पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और इस पे किस चीज़ को बल दिया गया था? तो कृषि, ठीक है, कृषि पर बल दिया गया था। नंबर सेकंड में आना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। कौन सी योजना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वहीं तीसरी में देखना तो तीसरी योजना में हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। पहली योजना पे कृषि पे बल दिया गया था और किस मॉडल पे था? हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा पे पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तीसरा में हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। और चौथा जो था आपका, देखना चौथा को आपका गाडगिल मॉडल, ठीक है, या गाडगिल प्लान भी कहा जाता है। इसको गाडगिल योजना या फिर गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है, गाडगिल मॉडल, ठीक है, याद रखना। और एक तो हम लोग और देख लेते हैं, पांचवा क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखो पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 साल चलेगा ना, लेकिन आपका जो 5वीं योजना था, कौन सा? 5वीं, ठीक है, ये आपका ओनली 4 साल तक ही चला था, ठीक है। कितने साल तक चला था? तो ये आपका ओनली 4 साल तक ही चला गया था। इसको 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था ये कितने साल तक चला था? 4 साल। चलना कब तक चाहिए था? 5 साल, लेकिन 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक ही चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आना आगे। इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे? कार्यवाहक मतलब टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी राष्ट्रपति नहीं रहे। तो देखना क्या हो जाएगा? वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके बारे में याद रखिएगा कि भारत की, ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वही बात करें भारत की दूसरी
भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति तो क्या हो जाएगा, तो अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। लेकिन देखो द्रौपदी मुर्मू से एक क्वेश्चन और निकलेगा कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति तो क्या हो जाएगा, तो होएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है किस जाति से संबंधित है या फिर किस जनजाति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, संथाल। ठीक है, किस जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति से। अब यहाँ पे आना तो देखिएगा ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो कार्यवाहक तो हो नहीं सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। इट मीन्स कि भारत में अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कौन कौन, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बी डी जत्ती। ठीक है, और एम हिदायतुल्ला इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या, तो एकमात्र इंसान अभी तक जो क्या रहे हैं, तो CJI भी रहे हैं। कौन, तो CJI इट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। और तीसरा राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, क्या रहे हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति है उनके पद का चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। और जो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं, 15वीं नंबर की। राष्ट्रपति पर महाभियोग का चर्चा किए थे हम लोग, किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा क्या लगाया जाता है, महाभियोग। और 52 में क्या है, तो पद का चर्चा। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कंटिन्यू 2 कार्यकाल के लिए रहे थे। आगे आइएगा और देखिएगा अमेरिका में क्या होता है ना, 2 बार से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। आगे आना क्वेश्चन नंबर 10 में, एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन पाकिस्तान के अलावा किस देश में किया जाएगा। ठीक है, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है। एशिया कप मतलब एशिया के आसपास के कंट्रीज में खेलते हैं। और इसका पहला मैच कब हुआ था, 1984 में। कहाँ हुआ था, तो UAE में। और विनर कौन रहा था, तो विनर रहा था आपका भारत टोटल कितने बार जीता है, तो सर्वाधिक बार 7 बार। कौन जीता है, भारत से कम कौन जीता है, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। और कितने बार जीता है, तो ये जीता है आपका 6 बार। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान में तो होगा ही होगा। ठीक है, चूँकि भारत जाना भी नहीं चाहता था, भारत जाता भी नहीं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे लिए मतलब हमारी कंट्री के लिए कहीं और भी कराया जा रहा है, क्योंकि भारत साहब बोला था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अलावा और भी कहीं भी जा सकता है, बट पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो फिर और भी मैच कहाँ कराया गया, श्रीलंका में। कराया गया नहीं, कराया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था। ठीक है, किसको, इरविन तथा गांधी को। दिखना यहाँ पे किसने कहा था, तो ये कही थी सरोजनी नायडू। किसने कही थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को कनेक्ट करिएगा, तो इन्हें क्या कहा जाता है, भारत कोकिला या स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। बात करते हैं तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये हो जाएगी सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये हो जाएगी सरोजनी नायडू। और किस राज्य की थी पहली महिला राज्यपाल, और किस राज्य की थी, तो हो जाएगा आपका यूपी। इट मीन्स कि किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो ये हो जाएगा यूपी में। वही याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। तो इनके बारे में याद रखिएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला CM बोल सकते हैं इंग्लिश में, पहली महिला CM। और कहाँ की रही थी, तो ये भी रही थी यूपी की। मतलब दोनों चीज़ का गौरव किसको मिला हुआ है, यूपी को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सरोजनी नायडू कही थी किसको, इरविन और गांधी को। इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन, गांधी जी का महात्मा गांधी। दोनों के बीच क्या हुआ था, 1931 में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और इसमें गांधी जी और आपके इरविन भाग लिए थे। और इसी में सरोजनी नायडू जो थी, इनको क्या बोली थी, 2 महात्मा। किसको, इरविन को भी, बट इरविन महात्मा के कहने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी कहा गया इरविन को भी और आपका गांधी को भी। कब हुआ था ये सम्मेलन, तो 1931 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च। और ऐसा कहा जाता है कि इसी गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था। आगे आना देखिएगा, मदन मोहन मालवीय, इनको क्या कहा जाता है, महामना।
महामना और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे आइएगा। देखना, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट बोले तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक्ट जो कहा जाता था। इट मीन्स कि जब से ये लागू हुआ था तो सरकार, अंग्रेज सरकार जिस पर भी उसको संदेह फील होता था उसको बंद कर सकता था। वो उसके पास इतना अधिकार नहीं था कि वो अपना वकील कर सकता है, जमानत करा सकता है, जिस पे भी संदेह हुआ। और ये आया था कब? तो 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। इस एक्ट को बनाया कौन था? तो सर सिडनी रॉलेट। कौन बनाया था? सर सिडनी रॉलेट। और इसीलिए इस एक्ट का नाम ही क्या पड़ गया? रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत ही गंदा कानून था। इसको और भी क्या कहा गया रॉलेट एक्ट को? तो इसको काला कानून भी कहा गया, काला कानून। ठीक है, अब देखना यहाँ बोल क्या रहा है, किस वायसराय के काल में ये पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पे ऑप्शन कनेक्ट करिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके समय में क्या हुआ? तो 1911 में क्या किया गया था? तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, जो कि बस दिखावा था। क्योंकि बंगाल विभाजन का मतलब ही था हिंदू और मुस्लिम में फूट। और ये कितना साल हो गया? 1911 मीन्स 1905 में हुआ था ना, मतलब 6 साल में क्या हुआ कि जो भी फूट पड़ना था वो फूट पड़ चुका था। और इसका एग्जाम्पल हम लोग को कहाँ मिलता है? तो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हो चुका था। नहीं तो जो मुस्लिम लोग भी था वो कहाँ एक्टिव रहता था? तो कांग्रेस में। लेकिन फिर मुस्लिम को पढ़ा दिया गया कि कांग्रेस आपके लिए काम नहीं करता है, कांग्रेस हिंदुओं के लिए है, आप अपना अलग गठन बनाओ। और 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे आइएगा और देखो, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हो रहा था कि पंजाब के अमृतसर में, सिर्फ पंजाब में नहीं, हर एक जगह पर क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। लेकिन पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर बाग में क्या हो रहा था? तो एक आपके सैफुद्दीन थे और आपके सत्यपाल मलिक थे, दोनों को क्या किया गया था? इसी एक्ट के विरोध में, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था? उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? सैफुद्दीन को और आपका सत्यपाल मलिक को। और इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर बाग में क्या हो रहा था? आम सभा हो रहा था आम लोगों के बीच। और उसी बीच फिर से क्या किया गया था? गोली चला दिया गया, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? देखो पहले क्या होता था ना कि आप पहले सुनते होंगे बहुत लोगों में से, भारत का खोज किसने किया? भारत का खोज कैसे कोई करेगा? भारत सुई थोड़ी ही खो जाता, भारत के रास्ते का खोज किया गया था। लेकिन भारत के रास्ते का खोज उस समय भी था, जैसे हम लोग अभी देखे थे कि ईरानी आया था भारत में, यूनानी आया था, तो उड़ के थोड़ी आया था, रास्ते से ही आया था। लेकिन उस समय स्थलीय सीमा से आया था। जैसे इन लोग यहाँ पे यूरोप से आया था और यहाँ पे हमारा भारत था, ठीक है, सटा हुआ ही यहाँ पे हमारा क्या था? भारत। तो ऐसे आया था। लेकिन बीच में क्या हुआ था कि ये रास्ता क्लोज कर दिया गया था सम रीजंस। बट उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो आपका वास्को डी गामा सब जो था वो समुद्र के मार्ग से हमारे भारत के रास्ते के लिए वो रास्ता ढूंढा, हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए रास्ता ढूंढा था। कैसे? हम कहाँ बैठे हुए हैं? तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप हुआ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हुआ, ये आपका मतलब छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है और पतला सा भी है पूरा। ये हो गया आपका कौन सा? तो ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। और देखना यहाँ पे हुआ ऑस्ट्रेलिया और ये हुआ आपका अंटार्कटिका। हम यहाँ बैठे हैं और इन लोगों को चाहिए था, भारत को आना चाहता था। तो पहले तो ऐसे आ जाता था, बट कुछ वजह से नहीं आ पाने लगा, तो फिर एक नया रास्ता का खोज किया। देखो अब ये मैप गलत हो गया, इस पर मत जाना थोड़ा सा, क्योंकि इसका सीमा नहीं सटेगा, ठीक है। यहाँ से इन लोग ऐसे आया और फिर यहाँ पे भारत आया। और ये जो साउथ का मतलब जो अफ्रीका का जो साउथ वाला एरिया हुआ, इसी को क्या कहा जाता था? केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप किसको कहा जाता था? तो ये साउथ वाले एरिया को, किसका? अफ्रीका का। इसका भी कुछ रीजन है, एक अलग ही स्टोरी है कि केप ऑफ गुड होप क्यों कहा जाता था। आगे देखना, भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 में फिर आया। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जो भी सामान खरीदा और अपने देश में जाके बेचा तो उसको 60 टाइम्स मीन्स 60 गुना फ़ायदा हुआ। और इससे उसके मन में लालच हुआ और फिर वो दोबारा तिबारा बहुत बार आने लगा। और इसके देखने के बाद बहुत सारे अदर कंट्री के लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया और डच को अब नीदरलैंड कहा जाता है। फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया और डेनिश मतलब डेनमार्क। और उसके बाद फिर कौन आया?
फ्रेंच, मतलब इतने लोग मिल कर के हम लोग को लूटे हैं, भारत के खजाने को लूट लिए, फिर भी देखो आज भारत इसको पीछे कर दिया। किस चीज़ में? अर्थव्यवस्था में। आगे आना जीडीपी में देखना 1498 में पहले आया, फिर चला गया, फिर दोबारा फिर आया। कब आया? 1502 में, फिर चला गया, फिर कब आया? 1524 में, और फाइनली अब क्या हुआ कि यही क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका डेथ हो गया। किसका? वास्को डी गामा का। बात करते हैं कोलंबस का, तो इसने अमेरिका की खोज की, अमेरिका के रास्ते की। पहले तो यहाँ पे आया ना, तो इसको लगने लगा कि हम इंडिया पहुँच गए, तो यहाँ के लोगों को क्या बोलने लगा, इंडियन। और चूंकि वहाँ का लोग बहुत गोरा गोरा था, तो इसलिए उसको लगा कि इंडियंस रेड होते हैं, तो उसको क्या बोलने लगा, रेड इंडियन। ठीक है, वेस्ट इंडीज इसको कहा जाता है। यहाँ पर का कुछ एरिया को क्या समझने लगा कि वो इंडिया पहुँच गया है, चूँकि ये वेस्ट का रीजन है, तो अभी भी इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं आगे, देखिएगा उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, तो ये बनवाया था आपका नरसिंह प्रथम। ठीक है, और किस वंश का शासक था, तो ये था आपका गंग वंश का शासक। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बारे में याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर, सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो कोणार्क मंदिर। याद रखना, देखना पुलकेशिन द्वितीय के बारे में याद रखिएगा कि एहोल अभिलेख क्या होता था, तो अभी के जैसा इतना बोर्ड और मोबाइल कॉपी किताब नहीं होता था, उसमें लोग दीवार पे, पत्थर पे, स्तंभ पे, कुछ पे भी लिखवा देता था, उसी को अभिलेख कहा जाता था। एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया। और इसमें क्या लिखाया गया था कि ये हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन कौन था, तो उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था, उत्तर भारत का अंतिम भी कह सकते हो, उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक किस वंश का था, तो ये हो जाएगा आपका वर्धन वंश का। ये कौन था, तो उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद जो आया वो छिटपुट टाइप का, मतलब ऐसे ही छोटा मोटा शासक था। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई का वित्तीय वर्ष निर्धारित है कब से कब तक, तो 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, वहीं अगर भारत सरकार के बारे में बात करें तो भारत सरकार का अप्रैल से मार्च तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारत सरकार का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुआ था 1935 में। उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो ये हो जाएगा कहाँ, कोलकाता। लेकिन 1937 में, ठीक है, 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया, मुंबई। कहाँ, मुंबई। और अभी भी मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। और देखिएगा 1949 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण, मतलब अभी ये क्या हो गया, सरकारी। स्थापना कब हुआ था, तो डेट भी याद रखना, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ, स्थापना। बात करते हैं इसके गवर्नर के बारे में, तो पहले गवर्नर कौन थे, पहले एकदम से पहले तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम क्या था, ऑसबॉर्न स्मिथ। वहीं बात करते हैं पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कौन थे ये, देखिएगा पहले भारतीय गवर्नर में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सीडी देशमुख। लेकिन अभी के बारे में बात करें कि अभी कौन है, तो अभी 25वें नंबर के हैं, और कौन है, तो ये हैं आपके शक्तिकांत दास। और देखो आरबीआई में कितना गवर्नर होता है, तो 1+4 याद रखना, 1+4। एक आपका तो हो गया मेन गवर्नर, और 4 होता है आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका 4 होता है डिप्टी गवर्नर। और अभी देखना सीडी देशमुख के नाम पर मुंबई चर्च गेट का नाम चेंज किया जा रहा है, हो चुका है। मुंबई चर्च गेट का नाम किसके नाम पे कर दिया गया, सीडी देशमुख के नाम पर। आइएगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, ये हो जाएगा आपका पटियाला। कहाँ, पटियाला। झांसी के बारे में देखना, तो कृषि संस्थान। ठीक है, कृषि संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका झांसी। लखनऊ में देखना, तो औषधि संस्थान। देखो ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपका औषधि है वो कितने का मिलता है, तो लाखों का मिलता है, वैसे याद रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, लखनऊ
खड़गवासला, तो देखना क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका पुलिस केंद्रीय संस्थान। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मतलब वहाँ पुलिस लोग से संबंधित है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस संस्थान से करके वहाँ एकेडमी है, पुलिस एकेडमी, वो कहाँ है, तो वो है आपका खड़गवासला। और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ, पटियाला। आगे आइएगा, देखिएगा, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया उसका नाम बताइएगा, तो वो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य। इसके द्वारा क्या बनवाया गया, तो एक झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है, और इस झील का नाम क्या था, तो सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील कहाँ में करवाया गया, तो गिरनार। और गिरनार कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है गुजरात। अब देखो क्वेश्चन तो यहाँ पूछ लिया क्या कि किस शासक के द्वारा बनवाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे चाहे तो पर्टिकुलर नाम भी पूछ सकता है, किसके द्वारा, तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। एक क्वेश्चन और कि इस झील का विनिर्माण या फिर इस झील का रिपेयरिंग कौन कौन करवाया था, मतलब जब वो बाद में टूट फूट गया तो उसका फिर से रिपेयर कौन करवाया, तो वो आपका अशोक भी करवाया था, रुद्रदामन भी करवाया था, और आपका स्कंदगुप्त भी करवाया था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इनमें से किस शासक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कहाँ, तो सुदर्शन झील में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, अशोक भी होता ही, रुद्रदामन भी होता, स्कंदगुप्त भी होता। आप इतना नोट करके रखिएगा कि ये बनवाया था और ये तीनों क्या करवाया था, रिपेयरिंग करवाया था बाद में। ठीक है, अपने टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। ठीक है, हमारी संसद को क्या कहा जाता है, तो हमारे भारत में संसद को संसद ही कहा जाता है। भारत में संसद को क्या कहा जाता है, संसद। ठीक है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो वहाँ कहा जाता है जातीय संसद। ठीक है, क्या कहा जाता है, जातीय संसद। और देखिएगा बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जातीय संसद। कांग्रेस कहाँ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यूएसए में। ठीक है, डाइट कहाँ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जापान में। रिक्सडॉग कहाँ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वीडन में। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में कहा जाता है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, रूस में क्या कहा जाता है, तो रूस में कहा जाता है ड्यूमा। क्या कहा जाता है, ड्यूमा। ठीक है, संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो संसद का चर्चा 19 में है, वहीं राज्यसभा का चर्चा 80 में है और लोकसभा का चर्चा 81 में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, उपवास द्वारा देह त्यागने की प्रथा संथरा या संलेखना किस संप्रदाय में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म। जैन धर्म में क्या होता है ना कि जब ऐसा फील होने लगता है कि उसका अंतिम समय आ गया है, तो जैन धर्म के अनुयायी लोग खुद से ही क्या करते हैं, खाना पीना भोजन छोड़ देते हैं और फिर क्या हो जाता है, तो उनका डेथ हो जाता है। और ये चीज़ अभी भी लागू है, जैन धर्म में उस समय भी शुरुआत में लागू था। देखना, जैन धर्म का बात करें या बौद्ध धर्म का बात करें, आगे जाके क्या हुआ था, दोनों दो भाग में बट गया था। और किस वजह से, तो अनुशासन को लेकर के, मतलब कोई बदलने को तैयार था, कोई बदलने को तैयार नहीं था। कौन कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका श्वेतांबर। ठीक है, और दूसरा पार्ट हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, दो पार्ट में बट गया था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर क्या था, तो ये आपका वस्त्र पहनता था, और कैसा, तो ये पहनता था आपका सफ़ेद वस्त्र। वहीं दिगंबर तो ये कोई भी कपड़ा नहीं पहनता था। ठीक है, कपड़ा नहीं क्यों पहनता था, क्योंकि देखो ये जो आपका जैन धर्म वाला था, आज आप देखोगे ना तो जैन धर्म वाला लोग मैक्सिमम व्यापार में लगा रहेगा। जैन धर्म को मानने वाला का संख्या भी कम है। क्यों, क्योंकि जैन धर्म वाला दूसरा का इतना ज़्यादा भलाई करने का सोचता था। जैसे कृषि नहीं करता था, क्यों, क्योंकि अगर हम कृषि करेंगे, कुल्हाड़ी चलाएंगे, तो कुछ छोटे छोटे जीवों की मृत्यु हो जाएगी, जैसे बैक्टीरिया का, वायरस का, जो हम लोग को दिख नहीं सकता है, उसका भी मृत्यु हो जाएगा। दूसरा लोग आप देखना कि वो फेस पे ना क्या करता है, पट्टी लगा के रखता है, मास्क लगा के रखता है। क्यों, ताकि वो अपने लिए नहीं, उसके मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया चला जाएगा, कोई वायरस चला जाएगा तो वो मरे या नहीं, बट सामने वाला छोटा सा बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इतना ज़्यादा सोचता है। दूसरा, ये बहुत कठिन था। पहले क्या होता था कि इसमें कपड़ा नहीं पहनना होता था, तो इससे इसमें महिलाओं का एंट्री होना संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को एंट्री भी नहीं मिलता था। ठीक है, और क्या होता था कि ठंडी और गर्मी हो, लोग क्या होता था, बिना कपड़ों का होता था, जो बहुत मुश्किल होता था रहना।
लेकिन आगे जाके जब थोड़ा सा लोग का सोच चेंज हुआ तो वो क्या करने लगा, 2 भाग में बट गया और कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। और जो कपड़ा पहनना स्टार्ट किया तो वो देखो कपड़ा भी वाइट ही पहनता है। क्यों? क्योंकि अगर अलग कपड़ा पहनोगे, अलग डिजाइन का पहनोगे, अलग कलर का पहनोगे तो फिर डिफरेंट हो जाओगे। और उसको एक सा दिखना है ताकि जानवर भी एक सा दिखे, आदमी भी एक सा दिखे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं दिखे। तो इसीलिए कैसा कपड़ा पहनता है? सफ़ेद। चलो आ जाओ और देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, श्वेतांबर और दिगंबर किसके भाग हैं? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म का। और देखना एक शासक, एक बहुत ही बड़ा शासक जो इसी प्रथा से अपना जान मतलब प्राण त्यागा था, क्या हो जाएगा उसका नाम? तो देखना उसका नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था। वो कैसे अपना प्राण त्यागा था? तो जैन धर्म को अपनाया था और संलेखना प्रथा से, ठीक है, अपना क्या किया था? प्राण को त्यागा था। चलिए आगे आइएगा। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, जैसे देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें, ये जैन धर्म का फॉलोअर्स था, तभी तो संलेखन विधि अपनाया। और इसी का बेटा कौन था? तो इसका बेटा था बिंदुसार, ठीक है। इसका बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? तो ये मानता था आजीवक संप्रदाय को, ठीक है। ये भी धर्म था, ये किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय को। और बिंदुसार का बेटा था अशोक, अशोक महान, ये किस धर्म को मानता था? तो ये मानता था आपका बौद्ध धर्म को। मतलब देखो एक ही घर में एक ही पीढ़ी का अलग अलग वंश का जो शासक था, जो बेटा था, वो अलग अलग धर्म को मानता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मान रहा है तो बौद्ध धर्म के खिलाफ है, बिंदुसार आजीवक को मान रहा है तो दोनों के खिलाफ है, अशोक बौद्ध को मान रहा है तो जैन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करते थे, जो चीज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज देखो हमारे भारत में कितना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होते रहता है, मूवी भी बनता है तो उसका भी यही मोटो होता है कि हमको एक धर्म के विशेष को ही ध्यान देकर मूवी बनाना है। ये सब चीज़ गलत है। चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 20, 52वां 92वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? 8वीं अनुसूची, तो देखो हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। पहले कितना था? तो पहले 8 ही था, बाद में 4 को और संशोधन करके जोड़ा गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है उसका क्या मतलब है। तो जो 8वीं अनुसूची में भाषा है वो भारत में ऑफिशियल तरीके से यूज हो सकता है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? तो 22 भाषा। लेकिन देखो पहले मतलब 8वीं अनुसूची जो बाद में देखो 8वीं अनुसूची में सबसे पहले 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14। और बाद में कितना जोड़ा गया? तो 8 और जोड़ा गया। अभी कितना भाषा हो गया है? अभी हो गया है 22 भाषा। और हम लोग सब देख लेते हैं कब कैसे जोड़ा गया। तो 1967 में कितने नंबर का संशोधन किया गया? 21वां। और कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका सिंधी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1992 में कौन सा संशोधन किया गया? 71वां, ठीक है। और कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो याद रखेंगे न म क, न से नेपाली, ठीक है, म से मणिपुरी और क से कोकनी, ठीक है। क से क्या हो जाएगा? कोकनी। 3 भाषा जोड़ा गया। और एक संशोधन और हुआ कब? तो 2003 में केम्मा संशोधन हुआ, 52वां। और कौन कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इस भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। और अब टोटल कितना भाषा हो गया? तो देखो पहले 18 था, 19, 20, 21, 22, 23, सॉरी पहले आपका 14 भाषा था ना, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, टोटल कितना? 22 भाषा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पहले यहाँ देखो ऑप्शन क्या पूछ रहा है। 52वां संशोधन 2003 द्वारा कितना भाषा जोड़ा गया था? 4। पूछा कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं? तो देखो क्या हो जाएगा? तो देखो संथाली है, डोगरी है, मैथिली है, कोकनी होगा क्या? नहीं। कोकनी कब हुआ था? तो कोकनी आपका 52वां संशोधन 71वें द्वारा जोड़ा गया था, है ना। 71वां संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे आपका 52वां पूछ रहा है, 92 पूछ रहा है, तो 92 में ये चारों लैंग्वेज था। और इसमें क्या क्या आपसे पूछ लेगा कि बताओ 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है उसमें से कितना शास्त्रीय भाषा है? तो देखो हमारे जितने भी शास्त्रीय भाषा हैं कितने हैं? 6। और वो 6 का 6 8वीं अनुसूची में है? तो हाँ है, ये 6 भाषा आपका 8वीं अनुसूची में है। और देखिएगा क्या कोई इसमें विदेशी भाषा है? विदेशी भाषा तो जी नहीं, विदेशी भाषा हाँ है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाली, ठीक है। यहाँ पे देखना नेपाली, देखो नेपाली है ना, बाद में जोड़ा गया था। और एक चीज़ क्या इसमें अंग्रेजी भाषा है? तो नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं है। आते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 21, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? अब देखो लोटा विद्रोह, इसे विद्रोह कहाँ हो सकता है? तो हमारे बिहार झारखंड में ही हो सकता है। फाइनली यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया गया कि हम लोग को पता चल गया किस राज्य का है, बिहार का। बिहार में भी कहाँ? तो ये हुआ था आपका मुजफ्फरपुर में। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में जो कैदी होता था, जो जेल के अंदर होता था, उसको क्या किया जाता था? लोटा दिया जाता था, पहले पित्तल का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ का अंग्रेज सरकार लोटा देने लगा मिट्टी का। तो इस वजह से कैदियों ने विद्रोह कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद, लगभग ये कब का बात है? तो 1856 से 57 के बीच का। फिर बाद में फिर क्या हुआ कि उसको मिट्टी की जगह पर फिर से कौन सा लोटा दिया जाने लगा? पित्तल का। एक चीज़ और देखिएगा, ये भी पूछ लेता है, वहाबी आंदोलन किस देश से संबंधित था, किस राज्य से? तो ये हो जाएगा किससे? तो ये भी हमारे बिहार से। आगे आइएगा, देखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? दर्रा और राज्य का दिया है सम्मेलन। अब बताओ माना दर्रा कहाँ है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और भी कौन सा दर्रा है? तो देखिएगा, नीति दर्रा और आपका लिपू लेक दर्रा, ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों भी आपका उत्तराखंड में ही है। दूसरा देखिएगा नाथुला दर्रा, पहले देखना सिपकिला, ये कहाँ है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला के साथ देखिएगा और देखिएगा हिमाचल प्रदेश में आपका बड़ा लाचा दर्रा भी है, बड़ा लाचा, ठीक है। और देखना यहाँ पे जोजिला दर्रा, ये कहाँ है? तो ये है आपका सिक्किम में। और भी याद रखिएगा, देखिएगा बनिहाल दर्रा, बनिहाल यह है बनिहाल दर्रा। और आपका पीर पंजाल दर्रा, ये कहाँ है? तो ये है आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और एक लास्ट बचा आपका नाथुला दर्रा, ये कहाँ है? तो ये है आपका सिक्किम में। अब यहाँ पे ऑप्शन मिला लीजिएगा, जैसे देखिएगा 1 का 4 दे रहा है, ये तो सारा मिल गया। 2 का क्या दे रहा है? 1 दे रहा है, ठीक है, ये भी मिल गया। और देखिएगा 3 का दे रहा है 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिएगा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? जो तीनों ओर नदी से, समुद्र से घिरा हुआ हो। जैसे इधर कौन सा है? इधर है आपका अरब सागर, ठीक है। इधर कौन सा है? तो ये है आपका हिंद महासागर। और ये कौन सा है? तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। तो देखो क्या ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तो जो आपका भारत का दक्षिणी एरिया है ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और इधर आपका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अनाईमुडी, ये आपका पहला, ठीक है, ये यहाँ का पहला ऊंचा चोटी है। वहीं दूसरी ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका दोद्दा बेटा, ठीक है। ये दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा ऊंचा चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सिक्किम में। ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, पहला। लेकिन दुनिया का तीसरा ऊंचा चोटी है, दुनिया का तीसरा ऊंचा चोटी है। और भारत का पहला ऊंचा चोटी है कौन सा? कंचनजंगा। पूरी दुनिया में पहला चोटी, पूरी दुनिया में पहला ऊंचा चोटी तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना है इसका ऊंचाई? तो ये हो जाएगा 8848, या कहीं कहीं इसको आपका डेटा मिलेगा 8885 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी, तो दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगा K2, ठीक है। क्या हो जाएगा? K2। और ये कितना ऊंचा चोटी है? ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है K2 को। ये कितना ऊंचा है? तो ये है आपका 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। और देखना कंचनजंगा, इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 8586 मीटर। कितना? 8586 मीटर। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 24, एक जनजाति या आदिवासी जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका संथाल। संथाल जनजाति जो है आपका सरहुल त्यौहार मनाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ मनता है? तो ये होता है आपका झारखंड में। सरहुल से कनेक्ट करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की है? सरहुल जनजाति की, संथाल जनजाति की ही है। और देखिएगा मुंडा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका झारखंड और बिहार वाले एरिया में पाया जाता है। और देखना थारू, तो एक क्वेश्चन आता है कि दिवाली को शोक के रूप में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा थारू। दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है? तो ये हो जाएगा आपका थारू। वही बात करते हैं भील, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जनजाति का है? तो ये हो जाएगा किसका? भील का। आइएगा आगे,
क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता। इक्ता क्या था कि वेतन में, मतलब हमसे काम कोई करवाया तो हमको वेतन में पैसा देने के बदले पे क्या देता? ज़मीन देता, और उस ज़मीन को, वो ज़मीन हमको दे दिया, अब उस ज़मीन पे जो टैक्स आता वो मेरा कमाई होता, जो बाकी बहुत लेंथी हो जाता था। ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार प्रणाली स्टार्ट किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया। मतलब जो आज आप बाजार सिस्टमेटिक ढंग से सजा हुआ देखते हो, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही देन है। यहाँ पे क्या था? तो इक्ता प्रणाली कौन स्टार्ट करवाया? इल्तुतमिश। ये कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पे टोटल कितने वंश ने शासन किया, कितने वंश ने? तो ये हो जाएगा आपको देखना कौन कौन सा, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290, इसका तो 1290 से 1320, ठीक है, इसका 1320 से 1414, और देखना सैयद का 1414 से 1451, और इसका 1451 से 1526, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1526 से कौन चलेगा? तो मुग़ल काल चलेगा। 1526 से क्या चलेगा? तो ये आपका चलेगा मुग़ल काल या मुग़ल वंश। कब से कब तक? तो 1526 से 1857, और 1857 से पूरी तरह से व्यवस्था कौन चलाता है? अंग्रेज। कब से कब तक? तो 1857 से 1947। लेकिन 1857 आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह इसी समय खत्म हुआ था। अंग्रेज तो समझिए कि आपका लगभग 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से ही वो शासन कर रहा था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, कब से कब तक शासन में रहा था? तो 1210 से 1236, और ये कब से कब तक था? 1206 से 1210। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श भी कहा जाता था, सिपह सलाह कहा जाता था, मलिक कहा जाता था। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था, बहुत सारा काम किया था, न्याय का घंटा लगवाया था, गुंबद बनवाया था, आपका इक्ता प्रणाली स्टार्ट करवाया था, और व्यवस्थित ढंग से शासन किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, और ये 25 नहीं, अपने आप में पूरा 100 क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल गया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन जीके जीएस का आपको दिया गया, बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में मैथ, इंग्लिश, जीके, मतलब जो भी बिहार पुलिस का सिलेबस होता है उसकी पूरी तरह से तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हो और यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।